Good morning, everyone. Beta, good morning. So today we are going to start a new chapter and very interesting chapter, issue of bonus share and right share. ये चैप्टर जो है ये टॉपिक कहूँगा, बल्कि मैं नया ही इंट्रोड्यूस हुआ है ये फाउंडेशन के सिलेबस में, तो इसलिए वैसे भी ज़्यादा उम्मीद रहती है इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की। व्हाट डू यू मीन बाय बोनस शेयर? दो टॉपिक हैं इसके अंदर, इशू ऑफ बोनस शेयर एंड इशू ऑफ राइट शेयर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोनस शेयर की, उसी में चर्चा में ज़्यादा समय लगेगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय बोनस एंड बोनस शेयर? बोनस इज समथिंग which represent extra when you receive extra। अगर हम किसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं और एक सैलरी आपको एम्प्लॉय को मिल रही है, तो बोनस किसे कहेंगे? दिवाली पे बोनस मिल गया सैलरी के इन एडिशन। तो बोनस शेयर क्या है? व्हेन कंपनी अलॉट न्यू शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर विदाउट एनी कंसिडरेशन, this is called a bonus share. But already we know कि जब हम कंपनी एक्ट की बात कर रहे हैं तो each and every provision is governed by a certain rules। तो बोनस इशू कैसे होगा, तो इसके ऊपर भी क्या है, रूल्स बने हुए हैं। सेक्शन 63 मेंशन कि अगर कंपनी कभी भी बोनस इशू निकालेगी तो वो क्या किस तरीके से वो निकाल सकती है। प्रोसीजरल पार्ट भी उसके अंदर सेक्शन 63 के अंदर है, तो उसके हम डिटेल में समझेंगे। तो वैसे मोटा मोटा आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली बोनस इशू क्या है। विदाउट एनी कंसिडरेशन व्हेन कंपनी अलॉट्स न्यू शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इट इज कॉल्ड बोनस इशू। आप सोच के बताइए कि बोनस इशू निकालना इशूइंग कंपनी के लिए एक एक्सपेंडिचर की तरह है या एक इनकम की तरह है? इट इज ए एक्सपेंडिचर। मैं रटाऊंगा नहीं कि आपको बोनस इशू की एंट्री बना लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, आपसे खुद ही बनवाऊंगा, ठीक है। ये एक एक्सपेंडिचर की तरह है। और जब कोई भी एक्सपेंडिचर अगर कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करती है, यहाँ पे हम कंपनी की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ से चार्ज होता है, कहां से आपको ये राइट ऑफ करना होता है? कोई भी एक्सपेंडिचर अगर कोई भी करता है तो इसका जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है? दैट इज द P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या ऐसे कह दीजिए फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व के अंदर P&L अकाउंट भी आता है और जनरल रिजर्व भी आता है। ये जो फ्री रिजर्व है, ये बिना सोचे समझे कभी भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, अब कोई भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है तो फ्री रिजर्व से तो चार्ज हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जब हम बोनस इशू निकालते हैं तो सेक्शन कौन सा बताया मैंने? सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आपको बताता है, और भी प्रोविजन है, लेकिन वो 3 सोर्सेज आपको बताता है। सोर्सेज ऑफ इशूइंग ऑफ बोनस शेयर 3 सोर्सेज बताता है। एक सोर्स तो फ्री रिजर्व है ही, ये तो कुछ बताए या ना बताए इसके लिए किसी सेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है हमें। कंपनी कभी भी कोई एक्सपेंडिचर करेगी तो फ्री रिजर्व से तो वो चार्ज कर ही सकती है। आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि सर ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ये एक इनहेरिएंट पावर है, ऑटोमेटिक पावर है। लेकिन अगर इसके अलावा भी कुछ सोर्सेज हैं तो वो सेक्शन में मेंशन किए हुए होने चाहिए। जैसे सेक्शन 63 बात करता है इशूइंग ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। किसकी बात करता है? इशूइंग ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। एक बोनस कॉल भी होती है, ये भी मैं थोड़ी देर में आपके साथ चर्चा करूंगा। तो एक बोनस कॉल भी होती है। सेक्शन 63 बोनस कॉल के बारे में बात नहीं करता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर, सेक्शन 63 टाइप ऑफ इशू ऑफ बोनस क्या होते हैं? टाइप ऑफ इशू ऑफ बोनस क्या होते हैं? टाइप ऑफ इशू
ऑफ बोनस कितने तरह के होते हैं जी? 2 तरीके के होते हैं। एक तो है कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड इनटू बोनस फुल्ली पेड बोनस शेयर। कन्वर्जन ऑफ गलत, कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड शेयर इनटू फुल्ली पेड। यानी कि पार्टली पेड शेयर को जब आप कन्वर्ट करते हैं फुल्ली पेड बोनस शेयर में, ठीक है, तो इसके ऊपर सेक्शन 63 नॉट एप्लीकेबल, सेक्शन 63 इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जब आप कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड में करते हैं। लेकिन जब आप इशू करते हैं, क्या करते हैं? इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, तो सेक्शन 63 इज एप्लीकेबल। सेक्शन 63 इज एप्लीकेबल। सेक्शन 63 इसके ऊपर क्या होगा? लगेगा। जब सेक्शन 63 लगेगा तो ये बताएगा आपको सोर्सेज ऑफ बोनस। क्या बताएगा आपको? सोर्सेज ऑफ बोनस बताएगा। क्या बताएगा? सोर्सेज ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर। सोर्सेज ऑफ इशूइंग बोनस शेयर। जब हम सोर्सेज ऑफ इशूइंग बोनस शेयर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि सेक्शन 63 जहां पर लग रहा है। क्लियर होगी बात? ये 3 सोर्सेज हैं सर ये, लेकिन ये कब है? जब आप फुल्ली पेड बोनस को इशू करते हैं। अगर आप कन्वर्जन करते हैं पार्टली पेड इनटू फुल्ली पेड तो सेक्शन 63 हैज नो रोल, कोई रोल है ही नहीं सेक्शन 63 का, ठीक है। वो जनरल प्रोविजन से गवर्न होता है, अभी उसके बारे में बात करूंगा आपसे। तो जब भी आप फुल्ली पेड बोनस इशू करेंगे शेयर तो कितने सोर्सेज हैं? 3 सोर्सेज। एक तो है आपके पास फ्री रिजर्व। क्या है आपके पास? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में मेनली 2 चीजें आती ही आती हैं, P&L अकाउंट और दूसरा जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व। क्लियर होगी बात? दूसरा जो सोर्स है फुल्ली पेड बोनस का निकालने का वो है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सेक्शन 52 भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूटिलाइजेशन बताता है और उसमें 5 यूटिलाइजेशन बताता है, उनमें से एक यूटिलाइजेशन ये भी है। यानी कि सेक्शन 63 और सेक्शन 52 दोनों के अंदर ही ये वाली बात लिखी हुई है। सेक्शन 52 में भी लिखी हुई है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को 5 तरीके से क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं, जिनमें से 5 तरीके में से पहला जो तरीका है वो है इशूइंग ऑफ फुल्ली पेड बोनस। क्लियर हो गया? वो तीसरा जो सोर्स है वो है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, CRR। कैपिटल क्या है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इससे शॉर्ट में कहते हैं CRR। अब पूरे कंपनी एक्ट में CRR का केवल एक ही यूटिलाइजेशन है और वो क्या है? बाय फुल्ली पेइंग, इशू ऑफ फुल्ली पेइंग बोनस शेयर। सिक्योरिटी प्रीमियम के तो कितने यूटिलाइजेशन है? 5। फ्री रिजर्व के तो अनगिनत यूटिलाइजेशन है। फ्री रिजर्व के तो अनगिनत, अनलिमिटेड है। कंपनी कोई सा भी लॉस, कोई सा भी हानि, कोई सा भी खर्चा फ्री रिजर्व से चार्ज कर सकती है।
P&L अकाउंट से सैलरी चार्ज कर सकते हो, P&L अकाउंट से आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, वो आप चार्ज कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी जो भी आपके लॉसेज हैं, आपके जो भी एक्सपेंडिचर हैं, यू कैन चार्ज फ्रॉम फ्री रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम से केवल 5 ही तरह की एंट्री पॉसिबल हैं जो कि सेक्शन 52 के अंदर गिवन है, और CRR से पूरे कंपनी एक्ट में सिर्फ एक ही काम हो पाता है, और वो काम यही है कि CRR, यूटिलाइजेशन ऑफ CRR कैन बी पॉसिबल ओनली फॉर इशूइंग ऑफ फुल्ली पेड बोनस। मैं क्यों बता रहा हूं कि यूटिलाइजेशन एक्चुअली कंपनी के लिए एक एक्सपेंडिचर है, ठीक है, आप फ्री में कोई चीज दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, बोनस के रूप में दे रहे हैं, तो कंपनी के लिए खर्चा है। उस खर्चे को किसी ना किसी क्रेडिट बैलेंस से आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। मैं एंट्री बनाना सिखा रहा हूं, लिखाऊंगा भी, जो बच्चे याद करना चाहें वो याद भी कर लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो याद नहीं करना चाहते, वो समझना चाहते हैं कि एंट्री बनती कैसे हैं। उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत जगह होता है आपको, ठीक। तो आप CRR से एक ही एंट्री पास कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था कि कोई सा भी एक्सपेंडिचर है, कोई सी भी आपका लॉस है, तो उससे चार्ज करने के लिए कोई ना कोई क्रेडिट बैलेंस का रिजर्व चाहिए। सबसे सेफेस्ट होता है P&L अकाउंट, जनरल रिजर्व, किसी भी पर्पज के लिए हो जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के 5 यूटिलाइजेशन है, 5 खर्चों के लिए, 5 नुकसानों के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं, और जो खर्चा है उसे क्रेडिट कर सकते हैं। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से केवल क्या हो सकता है, एक ही काम हो सकता है, वो यही वाला खर्चा इशूइंग ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर ही संभव है। जहां तक सवाल है कि अगर कंपनी के पार्टली पेड शेयर है, मैं इकट्ठा बता दे रहा हूं, तो कंपनी के पार्टली पेड शेयर है, उन्हें फुल्ली पेड कन्वर्ट करना, बोनस देना है। सपोज कि 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए कोल्ड अप एंड पेड अप है, 2 रुपए मंगाने, लेकिन कंपनी ने क्या कहा कि आपको देने की जरूरत ही नहीं है 2 रुपए, हम ऐसे ही अपनी बुक्स में आपको 10 रुपए फुल्ली पेड कर देते हैं। तो कंपनी के लिए जो 2 रुपए आने थे, अब उन्होंने छोड़ा है वो राइट, तो वो भी क्या है, कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर है, तो वो भी कहीं ना कहीं से तो चार्ज होगा, तो उसके ऊपर सेक्शन 63 एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जिस चीज के ऊपर सेक्शन 63 एप्लीकेबल नहीं है, तो जो जनरल प्रोविजन होते हैं जिसके लिए किसी सेक्शन की जरूरत नहीं होती है, तो वो कहां से हो सकता है, फ्री रिजर्व से। यानी कि कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड शेयर इनटू फुल्ली पेड शेयर, सेक्शन 63 नॉट एप्लीकेबल, लेकिन ये सोर्स क्या है इसका, फ्री रिजर्व। क्या है, तो फ्री रिजर्व से तो हर चीज संभव है। सेक्शन 63 में 3 सोर्सेज लिखे हुए हैं, तो तीनों के तीनों नहीं लगते हैं, केवल इस पर क्या लगता है, फ्री रिजर्व से पॉसिबल है। सेक्शन 63 में एक बात और लिखी हुई है कि जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट से क्रिएट होता है रिजर्व, कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस है। एक आपको एक्सप्लेनेटरी लिख दी, ठीक है, ऑल द जरूरत थी नहीं। जब हम कह रहे हैं कि केवल 3 सोर्सेज ही यूटिलाइज हो सकते हैं, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कोई और सोर्स यूटिलाइज हो ही नहीं सकता। फिर भी इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन के रूप में आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएं, लिख दिया कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट से क्रिएट हुआ हुआ रिजर्व, यानी कि जिसे हम कह देते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर इशूइंग ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। गेटिंग दिस पॉइंट, हर बात ये लिखी हुई है। इसके अलावा कुछ एडिशनल कंडीशन भी हैं, ऑल्दो ये अकाउंट्स का पेपर है, तो हमें यही मान लिया जाता है जब अकाउंट में क्वेश्चन आएगा कि बाकी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। एक रिजोल्यूशन पास कराना पड़ता है कंपनी में किसी भी काम को करने के लिए, पार्टनरशिप में पार्टनर की कंसेंट लेनी पड़ती है, तो ऐसे ही कंपनी में भी रिजोल्यूशन पास कराना पड़ता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये प्रोविजन होना चाहिए। तो क्वेश्चन में वो सब दिया हुआ रहेगा आपको कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। गेटिंग दिस पॉइंट। अब हम सीधे आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। उससे क्या होगा कि मैं एंट्री आपको यहां लिखा के नहीं चल रहा हूं, वहीं साथ के साथ आपसे पूछता हुआ बनाऊंगा कि क्या होना चाहिए, जिससे आपको याद करने की जरूरत ही ना पड़े। बेहद ही आसान सा चैप्टर है ये, और इस चैप्टर को आपको पेपर जिस दिन है उससे 2-4 दिन पहले लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इस जैसे चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि योर प्रिपरेशन वेरी पुअर,
एंट्री बेस्ड चैप्टर है पूरा पूरा, अब खुद ब खुद बन के निकल के आएंगी आपकी एंट्री। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2022। ये भारत लिमिटेड के ट्रायल बैलेंस की कुछ एक्सट्रैक्ट है 31 मार्च 2022 का। 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 4 लाख, ये फुल्ली पेड है जब तक कुछ लिखा हुआ नहीं है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये आपको सीआरआर दे रखा है, कितना दे रखा है 55,000 दे रखा है। सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश ये दे रखा है आपको 30,000 का। जनरल रिजर्व ये दे रखा है 1,05,000 रुपए का, और क्रेडिट बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट दे रखा है 50,000 रुपए का। तो लास्ट के दो तो ये फ्री रिजर्व की कैटेगरी में आते हैं, ये किस में आते हैं फ्री रिजर्व। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी होल्डर बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, एंड फॉर दिस पर्पज इट डिसाइडेड दैट देयर शुड बी ए मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। तो कंपनी 1:1 का बोनस इशू निकालना चाहती है, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा फंड यूटिलाइजेशन इन इशू ऑफ बोनस। तो 1:1 का निकालना चाहती है तो 40,000 इक्विटी शेयर है, तो 40,000 ही बोनस शेयर निकलेंगे, और क्योंकि उसकी नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है जो फंड यूटिलाइजेशन होंगे वो बोनस इशू में कितने होंगे 4 लाख। ये 4 लाख कंपनी के लिए खर्चा है, ठीक है। एंट्री कैसे बनेगी अभी बताता हूं। ये 4 लाख का जो खर्चा है ये अल्टीमेटली कहां से चार्ज होगा आपका, सॉरी 1:1 नहीं है, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर, सॉरी 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। तो हर 4 के बदले में 1 शेयर कंपनी जो है इशू करना चाहती है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ बोनस शेयर इशू कितने होंगे 10,000, और फंड यूटिलाइजेशन इन इशूइंग ऑफ बोनस शेयर 1 लाख। ये 1 लाख रुपए कंपनी कहां से चार्ज करेगी, मर्जी आपकी है, क्योंकि सारे के सारे सोर्सेज खुले हुए हैं, ठीक है। कोई कम है तो बैलेंस आप दूसरे से ले सकते हैं, लेकिन जैसे जनरल रिजर्व 1,05,000 यही अपने आप में 1 लाख सेटिस्फाइड हो रहा है, तो मर्जी आपकी है। लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि यूटिलाइजेशन ऐसे करना है आपको जिससे फ्री रिजर्व का मिनिमम रिडक्शन हो। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके फ्री रिजर्व नहीं है सबसे पहले आप उनका यूटिलाइजेशन कीजिए, और रियलिटी में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, क्योंकि फ्री रिजर्व किसी भी पर्पज के लिए यूज हो जाएंगे, और जो स्पेसिफिक रिजर्व हैं जिसे हम रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व कहते हैं वो कुछ विशेष पर्पज के लिए ही यूज होते हैं। तो अगर वो विशेष पर्पज है तो सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि उन्हीं रिजर्व से वो एंट्री बन जाए। अगर ये नहीं भी लिखा हुआ होता तो मर्जी वैसे आपकी थी, कहीं से भी कर लें, लेकिन फिर भी रियलिटी में, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है जो इन्होंने लिखा हुआ है कि फ्री रिजर्व का मिनिमम यूटिलाइजेशन हो। क्लियर है? तो देखिएगा जो सॉल्यूशन इसका हम करेंगे, नंबर ऑफ बोनस शेयर, नंबर ऑफ बोनस शेयर, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना, सो दैट कि कोई भी गुंजाइश ना रहे नंबर काटने की। 40,000 शेयर थे, हर 4 के बदले में 1 था, तो नंबर ऑफ बोनस शेयर कितने हो गए 10,000 शेयर। अमाउंट इन्वॉल्व, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर, हमें ये चाहिए, वैसे नंबर चाहिए भी नहीं हमें, तो आप डायरेक्टली अमाउंट भी निकाल सकते थे, 10,000 इंटू 10 रुपीज 1 लाख। आप अमाउंट कैसे निकाल सकते थे, 4 लाख को 4 से डिवाइड कर देते तो भी अमाउंट आपकी निकल जाती, ठीक है। अब सोर्सेज फॉर इशूइंग बोनस शेयर क्या है, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, हमारे पास आपका सीआरआर भी है, जनरल रिजर्व भी है, और पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस भी है। लेकिन सबसे पहले हम कौन सा यूज करेंगे, सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है। नहीं भी कहता तो मर्जी वैसे आपकी थी, क्वेश्चन तब भी सही हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में हम तब भी यही करते हैं कि मिनिमम यूटिलाइजेशन फ्री रिजर्व का करते हैं, क्योंकि वो कम नहीं होना चाहिए, वो किसी भी पर्पज के लिए यूटिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बनाना शुरू करेंगे। तो जर्नल एंट्री,
कोई डेट वगैरह दी हुई है क्या? डेट वगैरह नहीं दी हुई है कोई? 31 मार्च। आदत आपको बिल्कुल जैसे फेयर काम होना चाहिए वैसे ही आदत होनी चाहिए। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। नरेशन आप लिख लीजिएगा 31 मार्च। ईयर कौन सा है? 2022। सबसे पहले क्योंकि आपको मालूम है कि आप कोई खर्चा करने वाले हो, उसका सोर्स कहाँ से है। सोर्स का मतलब है खर्चा नॉर्मली डेबिट होता है, नॉर्मली खर्चा क्या होता है? डेबिट होता है। लेकिन जब आप उसे यूटिलाइज करोगे, ठीक है ना, वो चार्ज करोगे, तो उसे करना पड़ेगा क्रेडिट। उसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। या ऐसा कर लीजिए, सबसे पहले बोनस टू शेयर होल्डर आपका ड्यू होगा, यानी कि आपको क्या करना है कि बोनस देना है। ठीक है, बोनस किसे देना है? शेयर होल्डर को देना है। और उसके बदले में क्या चीज आ जाएगी कंपनी के पास से? शेयर कैपिटल जाएगी। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं जब भी कोई शेयर कैपिटल इशू होती है, ठीक, ये तो नई शेयर कैपिटल इशू हो रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपका, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एक ही एंट्री बन गई। अदरवाइज अगर दो एंट्री में बनाना हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब उन दोनों एंट्री को मिलाओगे तो एक एंट्री कंबाइंड में क्या बन जाती है आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक एंट्री में डेबिट हुआ है और एक एंट्री में आपका क्रेडिट हुआ है। ये मैं बनाने का तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर आपको सबसे पहले सोर्स इकट्ठा करना है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, CRR डेबिट, ठीक है। इसके अलावा जनरल रिजर्व डेबिट। P&L की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 1 लाख चाहिए। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना है? 55,000 है ना? कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम? और CRR 55। अब टोटल आपको चाहिए 1 लाख, तो 15,000 ही चाहिए। इससे क्या होगा? टू बोनस टू शेयर होल्डर, टू बोनस टू शेयर होल्डर 1 लाख। बोनस टू शेयर होल्डर एक क्या है आपके लिए? एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये यहां पे क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ये चार्ज किया है। ये हमने क्या कर रखा है? चार्ज किया है। आप इससे समझिए कि जिस समय आप सैलरी देते हैं तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन जब आप इसे P&L अकाउंट में ले जाएंगे तो P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये वो वाली एंट्री है कि हमारा कोई एक्सपेंडिचर है, वो हम किसी रिजर्व से क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी एंट्री बनेगी इसमें, डेट यही आ जाएगी, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। ये एक्सपेंडिचर होने की एंट्री है। अरे बोनस टू शेयर होल्डर जो एक्सपेंडिचर है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इससे शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं। तो इसकी एक ही एंट्री हम लोग बना देते हैं कि बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आपके पास कैश आता तो हम ये एंट्री क्या बनती? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर एक सिंगल एंट्री बनानी थी, अदरवाइज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये दो एंट्री से आपका क्या हो गया? 1 लाख रुपए के 1:4 के बदले में, यानी 4 के बदले में 1 शेयर जो इशू करना था वो हमने कंप्लीट कर लिया। सेक्शन 63 की जो जरूरत है वो इसलिए पड़ रही है कि जो हमारा खर्चा है क्या वो सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज कर सकते हैं, क्या वो CRR से चार्ज कर सकते हैं, इसके लिए जरूरत पड़ रही है। जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट से तो बिना पूछे चार्ज हो ही जाता, ठीक है। अब इसके अलावा क्या पूछा है इसमें? बस 5 जर्नल एंट्री थी, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस।
A limited company with subscribed capital of 5 lakh consisting of 50,000 equity share of 10 each, called up capital 7.5 per share, a bonus of 1,25,000 declared out of the reserve to be applied in making the existing share fully paid up। तो देखिएगा जो पहला पार्ट है इनका वो कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड शेयर इनटू फुल्ली पेड का है। तो इसमें सेक्शन 63 अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई नहीं होने का मतलब क्या है, इसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज नहीं कर सकते आप, इसके लिए फ्री रिजर्व ही यूटिलाइज होगा और दे भी रखा है जनरल रिजर्व आप यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, गलती से भी पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करते वक्त आपको ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज करना है और ना ही आपको सीआरआर यूटिलाइज करना है। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, ए लिमिटेड कंपनी हैविंग फुल्ली पेड कैपिटल ऑफ 50 लाख consisting of equity share of 10 each had a general reserve 9 lakh. It was resolved to capitalize 5 lakh out of the general reserve by issuing 50,000 fully paid shares of 10 each shareholder to get one such share for every 10 share held by him in the company। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, पहला पार्ट अलग है, दूसरा पार्ट आपका अलग है। तो पहला पार्ट आपको जनरल रिजर्व से करना है, दूसरा पार्ट भी बाई चांस इसके अंदर जनरल रिजर्व है तो यहाँ से हो ही जाएगा आपका। अदरवाइज दूसरे पार्ट में क्योंकि फुल्ली पेड बोनस शेयर ही इशू करने थे आपको, तो वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अगर होता तो वहाँ से भी हो जाता और सीआरआर होता तो वहाँ से भी हो जाता। ठीक है, तो पहले हम ये अलग अलग पार्ट हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर टू इसका जो पहला पार्ट है उसमें आप 7.5 रुपये कॉल्ड अप एंड पेड अप थे और 50,000 इक्विटी शेयर थे, तो 2.5 रुपये की कॉल आपको मंगानी है। तो नॉर्मली कॉल मंगाने की एंट्री क्या करते हैं, मैं रटा नहीं रहा हूं कि पहले मैं आपको अलग से एंट्री लिखाऊं फिर मैं कहूं आप याद कीजिए तब क्वेश्चन कराऊं। मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको एंट्री का फॉर्मेशन सिखा रहा हूं, आप बनाना सिखा रहा हूं। तो आप कॉल को कैसे मंगाते हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एम आई राइट। तो 50,000 इंटू 2.5 रुपये, हाउ मच इट कम्स टू 1,25,000 रुपये। नॉर्मली अगली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, लेकिन क्योंकि पैसा तो आ नहीं रहा आपके पास, तो जो पैसा नहीं आ रहा तो एक्सपेंसेस है, तो वो एक्सपेंसेस कहां से चार्ज कर सकते हैं आप, जनरल रिजर्व से चार्ज कर सकते हैं। तो एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल भी बन सकती है, या अगर आपको इसको दो में बनानी है तो पहले बोनस को ड्यू करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, कितना 1,25,000, क्लियर है। और अगली एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, दिस इज 1,25,000। अगर आप इन तीनों एंट्री को चेक करें, ठीक है, तो शेयर फाइनल कॉल से शेयर फाइनल कॉल कट गई, एक जगह डेबिट एक जगह क्रेडिट है, जब इसका लेजर बनाएंगे। बोनस टू शेयर होल्डर से बोनस टू शेयर होल्डर कट गया, एक जगह डेबिट एक जगह क्रेडिट है। तीनों एंट्री की जो कंबाइंड एंट्री है वो क्या है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट में जो इंपैक्ट जाएगा, जो भी इस एंट्री से पहले क्या बैलेंस होगा, तो जनरल रिजर्व 1,25,000 रुपये से घट जाएगा और शेयर कैपिटल 1,25,000 रुपये से बढ़ जाएगी। तो ये इंपैक्ट भी आप समझ लीजिए, क्लियर हो गई। जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें क्या था, जो सेकंड पार्ट है, ए लिमिटेड कंपनी हैविंग फुल्ली पेड कैपिटल ऑफ 50 लाख
consisting of equity share of 10 each had general reserve 9 lakh. It was resolved to capitalize 5 lakh out of the general reserve by issuing 50,000 fully paid bonus share of 10 each subscriber to get 1 share for every 10 share held. तो 5 लाख शेयर कैपिटल थी, मतलब नंबर ऑफ शेयर जो थे 5 लाख थे, अमाउंट में 50 लाख थी। हर 10 के बदले में एक नया शेयर इशू किया जा रहा है एज ए फुल्ली पेड बोनस, तो नंबर ऑफ शेयर 50,000 हो गए और अमाउंट इन्वॉल्व कितनी हो जाएगी 5 लाख। ठीक है, तो ये तो एज ए फुल्ली पेड बोनस शेयर आप इशू करना चाह रहे हैं। तो जब एज ए फुल्ली पेड बोनस इशू करना चाह रहे हैं तो CRR से भी पॉसिबल है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम से भी है, जनरल रिजर्व से भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जनरल रिजर्व दे रखा है तो इसका मतलब आपको जनरल रिजर्व से ही वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए एंट्री क्या बन जाएंगी आपकी, सबसे पहले ड्यू कर लोगे आप जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, बताइए टू बोनस टू शेयर होल्डर। हाउ मच, 50,000 शेयर है ना, 5 लाख, ये आपने ड्यू कर लिया। अब अगली एंट्री क्या बन जाएगी, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। क्लियर है, तो ये 2 एंट्री आपकी बन जाएंगी फुल्ली पेड बोनस CSO करने की। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना, इसे आप घर से करके लाइएगा। फिर फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। ऑथराइज कैपिटल है 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच 1 लाख, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 10 लाख, ये दिस इज ऑथराइज कैपिटल। इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल है 8,000 12% प्रेफरेंस शेयर 10 ईच फुल्ली पेड अप, ये फुल्ली पेड अप है 8,000 प्रेफरेंस शेयर। 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 8 रुपये पेड अप, ये पार्टली पेड अप है। ठीक, एक चीज और समझानी बाकी रह गई थी मुझे, वो इस क्वेश्चन से ध्यान आया कि कभी भी आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फुल्ली पेड शेयर निकालने हैं तो पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड बोनस से इशू नहीं होते, सबसे पहले उनको फुल्ली पेड बनाना पड़ेगा। समझ आ रही बात, अगर पार्टली पेड अप शेयर हैं तो सबसे पहले मेक देम एज ए फुल्ली पेड अप, चाहे क्वेश्चन में कहा है या नहीं कहा। अगर यहाँ कह देते हैं कि 90,000 इक्विटी शेयर होल्डर को आपको 1:4 के रेशो में, 1:1 के रेशो में, जो भी रेशो कह दें कि फुल्ली पेड निकालने हैं, तो ऑटोमेटिकली ये बात समझ लीजिएगा कि फुल्ली पेड बोनस से बाद में होंगे, पहले इन्हें आपको फुल्ली पेड बनाना पड़ेगा। अब फुल्ली पेड बनाने के लिए फ्री रिजर्व यूज होते हैं, ये भी मैं बता चुका हूं। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या दे रखे हैं, जनरल रिजर्व दे रखा है 1,60,000, रिवैल्यूएशन रिजर्व 35,000, तो ये वैसे भी यूज नहीं होता रिवैल्यूएशन, ना ही आपका सेक्शन 63 में यूज होगा, मतलब फ्री रिजर्व भी नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 और प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस है 2,05,000, सिक्योर्ड लोन है 12% डिबेंचर एट द रेट 100 each 5 lakh। On 1st April 22, the company had made final call of 2 each on 90,000 equity share। तो ये कह भी रखा है इन्होंने, ठीक है, नहीं भी कहते ये ऑटोमेटिक है। अगर क्वेश्चन में ये कहा है कि आपको बोनस इशू निकालना है तो पार्टली पेड शेयर को बोनस इशू नहीं निकलता है। द कॉल मनी वाज रिसीव्ड बाय 20 अप्रैल 2022। Thereafter, the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 share held। हर 4 के बदले में 1 शेयर बोनस का निकाला, यानी कि 25%। So necessary entries in the books of the company and prepare the extract of the balance sheet immediately
आफ्टर बोनस इशू assuming that company had passed necessary resolution at its general body meeting for increasing the authorized capital। तो ये जो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है इससे भी मैं सिखाऊंगा आपको, बहुत ज़रूरी है। लेकिन पहले हम जनरल एंट्री की बात कर लेते हैं। तो जनरल एंट्री में सबसे पहले जो होगी वो 90,000 इक्विटी शेयर को फुल्ली पेड बनाने के ऊपर बात होगी। क्लियर है? तो 90,000 शेयर पर जब आप बात करेंगे तो 2 रुपये की कॉल रह रही है। डेट क्या है थोड़ा बताएंगे? 1 अप्रैल। ईयर क्या है? 2022 अप्रैल 1। तो जब आप पार्टली पेड शेयर को कन्वर्ट करते हैं एज ए फुल्ली पेड अप, तो सबसे पहले उनसे कॉल ड्यू होती है। तो क्या लिखेंगे आप? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एम आई राइट? कोई रटने की तो जरूरत नहीं है। तो 90,000 इंटू 2, तो इट कम्स टू 1,80,000। नरेशन कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए होनी नहीं चाहिए। सीए में मुझे नरेशन भी बतानी पड़े तो ठीक नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं पूरे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लीजिएगा। बीइंग पार्टली पेड शेयर कन्वर्टेड इनटू या फाइनल कॉल ड्यू ऑन पार्टली पेड शेयर। क्लियर? अगली एंट्री अगर ये बोनस कॉल नहीं होती तो आई थिंक बोनस कॉल है भी नहीं है, ये मंगाए हैं शायद। क्वेश्चन में देखिएगा द कॉल मनी वाज रिसीव्ड, द कॉल मनी वाज रिसीव्ड। तो इसको ध्यान रखिएगा कि क्या पार्टली पेड को कन्वर्ट किया गया है या पैसा आया था। तो यहाँ पैसा आया था। तो अप्रैल 20 को बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। हाउ मच? 1,80,000। क्लियर? यहां तक बात समझ में आती है? अब इसके बाद इन्होंने क्या किया है, बोनस निकाला है हर 4 के बदले में 1। तो टोटल आपकी कैपिटल कितनी हो गई आप खुद सोचिए। 90,000 इक्विटी शेयर हो गए 10 रुपए वाले, तो 9 लाख आ जाएगा ना यहाँ पे। तो अमाउंट ही तो चाहिए आपको, तो 9 लाख को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो आई थिंक ये आ जाएगा 2,25,000। 2,25,000 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो ये 2,25,000 कहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं? आप सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद पीएनएल अकाउंट है और जनरल रिजर्व है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम और पीएनएल अकाउंट से चार्ज कर लीजिए, 2,25,000 पूरे हो जाएंगे। क्लियर? डेट दे रखी है क्या इसकी? डेट नहीं दे रखी तो ब्लैंक छोड़ दी थे। तो ड्यू करेंगे आप बोनस जो बांटना है आपको। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 20,000 है। 2,05,000 इतना ही चाहिए यार हमें, 2,25,000। अगली एंट्री क्या हो जाएगी? बोनस टू शेयर होल्डर, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2,25,000। So this is the end of your entry. क्लियर? अब इन्होंने बैलेंस शीट भी मांगी है। और आप ये सोचिए, देखिए क्वेश्चन में दे भी रखा है, अदरवाइज पता भी होना चाहिए। ऑथराइज कैपिटल थी 1 लाख इक्विटी शेयर की, प्रेफरेंस शेयर में तो कुछ हुआ नहीं, 1 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल की थी। 90,000 ऑलरेडी इक्विटी शेयर इशूड थे। अब आपने 22,500 और इशू कर दिए, तो एक तरह से 1,12,500 हो गई ऑथराइज कैपिटल। तो वो कैसे होगी? कंपनी में जब तक आप रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगे, जब तक कुछ संभव नहीं है। तो इन्होंने कह भी रखा है कि एज्यूमिंग दैट कंपनी पास्ड नेसेसरी रेजोल्यूशन एट द जनरल बॉडी मीटिंग। नहीं भी कह रखा होता
तो ये मानना ही पड़ता आपको। क्लियर होगी बात ये। अब क्योंकि इसमें बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट मांगा है तो बैलेंस शीट आपको बनानी आनी चाहिए। बैलेंस शीट कंपनी का एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, ठीक। लायबिलिटी साइड का जो नाम होता है वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट में केवल लायबिलिटी लिख देते हैं मेन हेडिंग, तो यहाँ पे क्या होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और एसेट की मेन हेडिंग एसेट ही होती है। फिर सब हेडिंग होती हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज की 4 सब हेडिंग होती हैं, और एक्सट्रैक्ट का मतलब है जो जितना यहाँ यूज हो रहा है हम उतनी बात करेंगे, ठीक। और एसेट की 2 सब हेडिंग होती हैं। धीरे धीरे हम करते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली याद होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहली सब हेडिंग जो होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज की वो होती है शेयर होल्डर फंड। उस शेयर होल्डर फंड के अंदर फिर 3 चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है, और एक चीज और आती है जो हम जब आएगा तो हम बात करेंगे, ठीक है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। क्लियर। इसके अलावा फिर सेकंड हेडिंग आती है, उसे भी हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर। तीसरी और चौथी आती है वो लायबिलिटीज की होती है, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसा होती है। जैसे यहाँ पे 12% डिबेंचर दे रखे हैं एट द रेट 100 ईच, तो उनके अंदर भी फिर सब हेडिंग होती है। और फिर जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसके नोट्स ऑफ अकाउंट बनते हैं। नोट्स टू अकाउंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको ये क्वेश्चन में दिखला रखा है ना, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये 4 तरीके से दिखला रखे हैं। ये वास्तव में बैलेंस शीट नहीं है कंपनी की, ये कंपनी की बैलेंस शीट के नोट टू अकाउंट है। तो जो परफेक्ट वर्जन है मैं वो करके दिखला रहा हूं आपको, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मेनली फॉर्मेट पे ना हो के केवल इस पर है कि बोनस शीट निकालना है, तो अगर बैलेंस शीट आप इस तरह से भी बना देंगे, एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि आपको एसेट तो दिखलानी नहीं है, केवल लायबिलिटी दिखलानी है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है जो जो चीजें इसमें यूज हो रही हैं बस उतना भाग दिखला दीजिए। क्लियर होगी बात ये। तो ऐसे भी चल जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कुछ एग्जाम्पल में एग्जैक्ट फॉर्मेट दिखला रखा है बैलेंस शीट का, नोट टू अकाउंट भी बना रखे हैं। अब कुछ चीजों में बैलेंस शीट को नाम दे रखा, नोट टू अकाउंट को ही बैलेंस शीट का नाम दे रखा है। जैसे ये जो दिख रहा है ना आपको सामने क्वेश्चन, ये नोट टू अकाउंट है ना कि बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल लिखा जाता है। अभी शेयर कैपिटल का टोटल की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है स्टूडेंट, ये नोट टू अकाउंट में आता है, और फिर उसका टोटल हम शेयर कैपिटल में लिख देते हैं। क्लियर। तो बैलेंस शीट देखिएगा, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। हम केवल बात करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की। यहां से आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी। इक्विटी एंड आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि कंपनी की बैलेंस शीट टी फॉर्म में नहीं बनती, लेफ्ट एंड राइट में नहीं बनती, ठीक है ना, वर्टिकल बनती है। ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी, जब ये लायबिलिटी वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा तो नीचे आएगा आपका एसेट साइड। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज अगेन जो है 4 मेन हेडिंग में है, जिसकी मेन हेडिंग, पहली में जो मेन हेडिंग है वो क्या है आपकी शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड अगेन डिवाइडेड है 3 सब कैटेगरी में, ठीक है ना, 3 सब कैटेगरी में, जिसमें सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, एक है रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर। एक तीसरी सब कैटेगरी और है शेयर वारंट वाली। तो जब तक एक्सट्रैक्ट में जब तक जरूरत ना हो, जब तक हमें लिखना नहीं है, जो चीज मिसिंग है नहीं लिखोगे आप। फिर दूसरी सब कैटेगरी है पेंडिंग मनी रिसीव्ड अगेन पेंडिंग अलॉटमेंट, वो भी हमें नहीं लिखनी, जो शेयर होल्डर फंड है ना, ये मेन हेडिंग है। तो उसके बाद 3 मेन हेडिंग हो रहे हैं। फिर करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज की बात आ जाती है। क्लियर। अब इनका जो
शेयर कैपिटल में क्या क्या है चीज, यानी कि इसका जो डिस्क्रिप्शन दिखलाना है वो किस में दिखलाना होता है, नोट टू अकाउंट में। तो नोट टू अकाउंट मेन बनते हैं इसके, नोट टू अकाउंट। नोट टू अकाउंट में जैसे भी आप दिखलाते हैं, जैसे ऑथराइज कैपिटल लिखेंगे पहले, ऑथराइज कैपिटल लिखेंगे। ऑथराइज कैपिटल में कितने प्रेफरेंस शेयर हैं, कितने, 10,000। तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट 10 ई, तो ये आ जाएगी 10 लाख। ये चीज आती है नोट टू अकाउंट का पार्ट है, 1 लाख सॉरी, ये किसका पार्ट है आपका, नोट टू अकाउंट का पार्ट है। अब इक्विटी शेयर कितने हो गए, 90,000 तो पहले थे, 22,500 और इशू है, और हमने ये मान लिया कि ऑथराइज कैपिटल बढ़ा दी गई होगी, तो कितने हो गए, 1,12,000, 1,12,500 इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ, ये भी 10 ईच वाले हैं ना, हाउ मच, ये 11,22,500। अब है इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल इतनी ही है, पहले तो अलग थी पार्टली पेड शेयर थे, अब तो इतनी ही है। तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10 ईच, 1 लाख। 1,12,500 इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10 ईच, कितने, अच्छा इशूड में ही 8,000 है, सॉरी इशूड के अंदर ये, इशूड के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 8,000, तो ये हो गया 80,000, ठीक है। और ये कितने हैं, 1,12,500 तो पूरे ही हैं, तो 11,22,500। अब इनका जो टोटल है इशूड एंड सब्सक्राइब का, ये बैलेंस शीट में जाएगा शेयर कैपिटल के अंदर, यानी शेयर कैपिटल वहां पर जुड़ के जानी है, जो बाइफिकेशन है वो यहां दिखलाया जाएगा, क्लियर है। तो कितना हो गया, 11,22,500 में 80,000 जोड़ोगे तो 12,02,500, 12,02,500। तो ये जाना है आपका यहां पर 12,02,500। यहां एक कॉलम आता है नोट्स टू अकाउंट का, कि ये कौन सा नोट्स टू अकाउंट है, जैसे इसे नंबर 1 डाल देंगे हम, तो यहां एक कॉलम आ जाएगा आपका नोट्स टू अकाउंट का, ठीक है, ये नंबर 1 है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर फिगर होती है, करंट ईयर फिगर होती हैं। तो मतलब फॉर्मेट तो प्रैक्टिकली तो दोनों ही तरह से बनता है ना, 22,05,000 देख लो, 11,22,500 है और 80,000 है, तो 12,02,500 ही आएगा, ठीक है। तो दोनों ही कॉलम खींचते हैं, करंट ईयर फिगर के भी और होते हैं, एक प्रीवियस ईयर के भी। नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं होंगी, तो आपको देना फॉर्मेट पूरा है और करंट ईयर फिगर लिख के आनी है, ये पूरा पूरा फॉर्मेट है। अब रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर लेते हैं, तो इसका भी ये सेकंड नंबर डाल देंगे हम, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, अब रिजर्व एंड सरप्लस में जो जो रिजर्व आपके पास बचे में है, जैसे आपके पास जनरल बचा हुआ है, क्या यूटिलाइज हो गया था क्या जनरल रिजर्व, क्या क्या यूटिलाइज हुआ था, जल्दी देख के बताइए। P&L अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था पहले, 20,000, हाँ मुझे मालूम है, ये नील लिख दीजिए। P&L अकाउंट
2,05,000 रुपये था, ये भी नील। अब इसके अलावा क्या बचा? कितना बचा जनरल रिजर्व? 1,60,000, 1,60,000। और एक बचा हुआ है शायद रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन 35,000 है ना। ये कितना हो गया? 1,95,000। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में इसका टोटल चला जाएगा 1,95,000। क्लियर है? एक डिबेंचर आ जाएंगे, वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती हैं, ठीक है ना। तो एक हो गया आपका लॉन्ग टर्म, तो उनकी डिटेल कुछ है नहीं, तो हम सीधे यही लिख देंगे। वो कितने? 8%, 12% डिबेंचर, कितने रुपए वाले हैं? टोटल कितना है? अमाउंट है 5 लाख। तो दिस इज बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है आपका। क्लियर? कोई डाउट हो यहां तक बता दीजिए, कोई भी दिक्कत परेशानी हो बता दीजिए। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखने की कोशिश करते हैं। इसे आप रिवाइज करके लाइएगा अच्छी तरीके से, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। हार्डली 2 से 3 क्लास और इसमें हमारी लगने वाली है। आपने देख ही लिया कि बेहद ही आसान सा चैप्टर है। इसमें जो मैंने असाइनमेंट बनाया हुआ है, जो आईसीआई के सारे क्वेश्चन हैं वो तो डाले भी हैं, वो आपको मालूम ही है, सारे चैप्टर में वो हैं। और पास्ट ईयर में क्योंकि नया नया चैप्टर आया है ये, तो पहले ये चैप्टर जो हुआ करता था सी इंटरमीडिएट में था, तो सी इंटरमीडिएट में अलग अलग अटैम्प्ट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर कवर किए हुए हैं, ठीक है ना। यानी कि एक स्टेप एक आगे का ही ले रखा है, और जब आप सी इंटरमीडिएट के लेवल के क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि फाउंडेशन में तो इससे इजी ही इजी आएंगे। क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच।